दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का जनहित। जनहित में आज की सबसे बड़ी और पहली खबर यह है, हे राम। भगवान राम गांधी जी के आराध्य थे। उनका प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम। जब गांधी जी ने अपने प्राण त्यागे तो उनके अंतिम शब्द भी थे, हे राम। आज गांधी जी भी देख रहे होंगे तो राजनीति पर तरस खा रहे होंगे कि उन्हीं के राम के खिलाफ कैसे खड़ा कर दिया गया। यह सब आज देश की संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर हुआ। सरकार ने मनरेगा को खत्म करके राम जी के नाम से रोजी रोटी देने वाला ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल लोकसभा से पास करा लिया है। अब राज्यसभा में बिल पेश हुआ है। विपक्ष ने संसद के बाहर और अंदर दोनों ही जगहों पर इस मुद्दे को लेकर शोर किया, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी वो रोक नहीं पाए। चौहान नॉन स्टॉप आज बोले, गांव, गांधी और राम तीनों का जोड़ बनाकर कांग्रेस पर कोई भी हमला बाकी नहीं छोड़ा। हालांकि कई सवालों के जवाब भी अधूरे रह गए। गांधी जी के ग्राम स्वराज का सार बस इतना है कि भारत गांवों में बसता है। गांव समृद्ध और खुशहाल होंगे तो भारत समृद्ध और खुशहाल होगा। इसे मॉडिफाई करें तो यही उनके राम राज्य की परिकल्पना थी। ये गांधी जी ने नहीं कहा था कि मेरे बाद सब कुछ मेरे नाम से ही चलाना। ये व्यवस्था बाद में राजनीति ने बनाई। आज विपक्ष ने दो काम किए। मनरेगा कानून खत्म करने को गांधी का नाम मिटाने की हरकत बताकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया, और दूसरा ये कि मनरेगा को रिप्लेस करने वाला बिल फाड़कर लोकसभा में मंत्री शिवराज सिंह पर उछाल दिया। विरोध प्रकट किया कि गांधी जी का नाम हटाओगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे उसके लिए ऐसा कानून भी फाड़कर फेंकना पड़े जिसमें राम जी का नाम जुड़ा हुआ हो। आज जनहित में हम आपको दोनों तरफ की राजनीति बताने वाले हैं। कुछ सवालों से आप भी समझ पाएंगे कि गांव, गांधी और राम की ये पूरी राजनीति आखिर है क्या। लेकिन उसके पहले ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण पर आते हैं, जो उन्होंने लोकसभा में जी राम जी बिल पास होने से पहले दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज को लेकर एक नारा बड़ा ही पॉपुलर है, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज की भाषण शैली भी इसी नारे के अनुरूप है। शिवराज मौजूदा वक्त के सबसे तेज भाषण देने वाले नेता हैं। उनकी रफ्तार 202 शब्द प्रति मिनट होती है। आज लोकसभा में भी वो इसी स्पीड में दिखे। 12:27 पर शुरू हुए बोलना और 1:04 पर ही जाकर रुके। इन 37 मिनट की शुरुआत उन्होंने विपक्ष को चुप कराने से ही की। देखिए, अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है। इसके बाद शिवराज ने बताया कि सरकार इस नए कानून से गांवों को कैसा बनाना चाहती है, जो कि मनरेगा कानून के होते हुए मुमकिन नहीं हो पा रहा। एक विकसित गांव माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्वावलंबी हो, जो रोजगार से युक्त हो, जो गरीबी से मुक्त हो, जो सुविधाओं से संपन्न हो, जहाँ शिक्षा हो, जहाँ रोजगार हो, गांव में सामुदायिक भवन हो, बहुउद्देशीय भवन हो, सार्वजनिक शौचालय हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श गांव ऐसा। शिवराज सिंह चौहान बोले जा रहे थे, विपक्ष शोर किए जा रहा था कि गांधी का नाम हटाया क्यों। तब शिवराज ने भी इसका जवाब नेहरू, इंदिरा, राजीव के नामों से दिया। आज पूरा देश ये जान ले, कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22, खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4,
और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए। शिवराज का अगला हमला भी जोर का था। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचारों की असल हत्यारी तो कांग्रेस पार्टी ही है। नेहरू जी ने सत्ता से चिपका रहने के लिए, आजादी के आंदोलन का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की। बापूजी की आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने उसी दिन कर दी जिस दिन कांग्रेस भंग नहीं की। बापू के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की है माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस दिन देश का बंटवारा स्वीकार किया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इनने कश्मीर को विशेष दर्जा दिया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के संविधान की धज्जियां उड़ाई उस दिन गांधी जी की हत्या इनने कर दी। माननीय लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बीच बीच में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें बोली। हो सकता है उनकी लच्छेदार शैली में बहकर लोगों का उस ओर ध्यान नहीं गया हो। हम वो बातें भी याद दिलाएंगे और उस पर कुछ सवाल भी उनसे पूछने वाले हैं। शिवराज ने कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा था। अब सवाल है क्या नाम बदलने से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? क्या जी राम जी इसे रोकने की गारंटी है? शिवराज ने कहा कई राज्य पैसों का दुरुपयोग कर रहे थे। अब सवाल है क्या बीजेपी शासित राज्य भी कर रहे थे? क्या गारंटी है कि नई स्कीम में ऐसा नहीं होगा? शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जी राम जी विकसित भारत की जरूरत है। सवाल है तो सरकार योजना में खर्च क्यों नहीं बढ़ाती? क्या मनरेगा में ही बड़ा सुधार संभव नहीं था? शिवराज का कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटाना मंशा नहीं थी और ना ही महात्मा गांधी को भगवान श्री राम से रिप्लेस किया गया है। सवाल है तो फिर नए कानून के नाम का शॉर्ट फॉर्म जब सरकार ने रखा तो उसमें एक जी के बाद और एक जी से ठीक पहले RAM राम भी जोड़कर क्यों लिखा? नोटिफिकेशन में जी राम जी क्यों लिखा गया? R और A और M का भी अलग अलग मतलब क्यों नहीं? आज लोकसभा में बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने भी जो कहा है उसे भी आपको सुनना जरूरी है। क्या इसे जस्टिफिकेशन ना माना जाए कि राम जी को लाने के लिए गांधी जी हटाए गए? लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? अब ऐसे बयानों की जो भी मतलब निकालना हो आप निकाल सकते हैं, लेकिन समझ से परे है कि रोजगार गारंटी में कानून में राम जी और गांधी जी वाला द्वंद्व है ही क्यों? कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा कि वो राम जी के विरोध में है। वो बहुत सतर्क है क्योंकि इसके नुकसान वो झेल चुकी है। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गांधी जी के नाम की उसकी चिंता निस्वार्थ भाव की है, क्योंकि वो दूध की धुली हुई नहीं है। कांग्रेस पर आने से पहले फिर से एक बार कृषि मंत्री के बयान की बात कर लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आज देश को उस कल्पना लोक में लेकर गए जहां हर गांव में हरे भरे खेत होंगे, पक्की सड़कें होंगी, सोलर बिजली होगी, स्कूल होंगे। सवाल है यही कल्पना तो सांसद आदर्श ग्राम योजना में भी की गई थी, जिसे आज 11 साल हो चुके हैं। जेपी की जयंती पर योजना की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य था गांधी के आदर्श भारतीय ग्राम विजन को लागू करना। तरीका था हर सांसद एक गांव गोद ले और उसे विकसित करे। लेकिन आप नतीजा देखें, फरवरी 2024 की ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की ही रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि SAGY के तहत 2014-15 से 2023-24 तक 3,407 ग्राम पंचायतें गोद ली गईं। 31 जनवरी 2024 तक 2,984 ग्राम पंचायतों ने अपनी विकास योजनाएं अपलोड की। इनमें 2,57,486 परियोजनाएं हैं। माफ कीजिएगा, आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह की ये परियोजनाएं थी। 2,57,486 परियोजनाएं हैं, जिनमें से 45,918 परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं। इनकी मुख्य वजह रही सांसद फंड, राज्य फंड, जिला स्तर फंड और पंचायत फंड की कमी का होना। मनरेगा में 90% फंड केंद्र और 10% राज्य का होता है। सवाल है कि VB जी राम जी में केंद्र 60% फंड ही देगा और 40% खर्च राज्यों के खाते में जाएगा, तो फंडिंग की पेचीदगी घटेगी या फिर और बढ़ जाएगी। लेकिन सवालों की गेंद विपक्ष की तरफ भी उछली है। शिवराज ने नाम की राजनीति को लेकर आज जो सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं वो भी कोई हल्के नहीं थे।
कांग्रेस इस पर क्या सफाई देगी कि उसने देश में 2 ही योजनाओं के नाम गांधी जी के नाम पर क्यों रखे? साल 2009 तक 450 योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखी गईं। उसे तब क्यों याद नहीं आया कि गांधी जी नेहरू गांधी परिवार से ज्यादा हकदार हैं? योजनाओं का नाम नेहरू के परिवार के मुकाबले गांधी जी के नाम से ज्यादा होनी चाहिए। ये पूछना बनता है कि 2005 में नरेगा नाम रखते वक्त ही गांधी याद क्यों नहीं आए? इसे मनरेगा करने का ख्याल साल 2009 के चुनाव से ठीक पहले क्यों आया? और आप देश के सभी दलों के माननीय सांसदों को भी सुन लें। आप देखिए कि गांव की रोजी रोटी और रोजगार से जुड़ी बहस को कैसे उन्होंने आज गांधी जी और राम जी की बहस छेड़कर सीमित कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, हमने तो शरद पवार जी की उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए कागज फाड़ कर फेंकने का काम किया है। जिन्होंने सेक्रेटरी जनरल के टेबल पर खड़े होकर वहां पर स्पीकर के काम को अवरुद्ध करने की कोशिश की है, सभी सदस्य माफी मांगे। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। विरोध कर रहे हैं कि जो गरीब मजदूर को 100 दिन की जगह 125 दिन मिलने चाहिए वो ना मिले। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो गांधी विरोधी हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने जिस तरीके से अपना आचरण सदन में दिखाया, ये कतई स्वीकार्य नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम किसी कीमत पर नहीं हटना चाहिए। हे राम की जीत हुई, जय श्री राम। देगा था तो भूख भी डर कर भाग गई, अब कौन देगा काम जब खेत सूखे हर साल में। फिलहाल आपको बताते चले, इस वक्त बिल पर राज्यसभा में चर्चा चल रही है। सरकार की इसे आज ही पास करा लेने की कोशिश है, क्योंकि कल सत्र का आखिरी दिन है और बजट में प्रावधान के लिए इसका इसी सत्र में पास होना जरूरी है। टकराव और भी खिंचना है, क्योंकि बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने जी राम जी के मुकाबले गांधी जी के नाम पर कर्मश्री योजना का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु और केरल जैसे विपक्षी राज्य भी इसके विरोध में आ गए हैं। अब जी राम जी पर बवाल कहां तक बढ़ता है? महात्मा गांधी वर्सेस राम जी को लाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी राजनीति की लकीर कितनी लंबी कर पाता है, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। जनहित में आगे बढ़ते हुए, पटना में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब धीरे धीरे मजहबी रंग ले चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर हैं, वहीं बीजेपी के नेताओं ने अब खुलकर हिजाब के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार के पक्ष में मोर्चा भी संभाल लिया है। पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है। 15 दिसंबर को पटना में सरकारी कार्यक्रम चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। उसी दौरान नुसरत परवीन नाम की डॉक्टर हिजाब लगाकर मंच पर पहुंची। नियुक्ति पत्र देने के दौरान नीतीश कुमार ने चेहरे से हिजाब हटाने के लिए कहा और फिर अपने हाथ से उनका हिजाब नीचे खिसका दिया। इस तस्वीर को लेकर माहौल उसी दिन से गरमाया हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश ने हिजाब खींचकर महिला का अपमान किया है। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार तालिबानी व्यवहार कर रहे हैं। कोई दलील ये दे रहा है कि नीतीश मानसिक रूप से बीमार है, मेडिकल बुलेटिन उनको लेकर जारी होना चाहिए। तो वहीं बचाव करने वालों की दलील ये है, उनका कहना है कि नीतीश ने कुछ भी गलत नहीं किया, पिता पुत्री जैसा व्यवहार लोगों को ही समझना चाहिए। इन तमाम दलीलों के बीच मुस्लिम पक्ष मजहब का एंगल लेकर घुस आया है, तो बीजेपी के हिंदूवादी नेता हिजाब बैन करने की मांग को लेकर मैदान में हैं। बात को सरहद पार पाकिस्तान तक लेकर गए। सुनिए। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। संपूर्ण भारतवर्ष में सार्वजनिक जगह पर और सरकारी नौकरी में हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके आड़ में आतंकवाद पनपता है, चोरी चमारी बढ़ता है और गलत लोग भी इसका आड़
नकाब का सहारा लेकर के अपने बचाव में आते हैं। इसलिए संपूर्ण देश में इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने सही काम किया है। बीजेपी नीतीश के समर्थन में हिजाब के खिलाफ उतर चुकी है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धर्मगुरु सज्जाद नोमानी ने बीमार बताते हुए नीतीश कुमार की तुलना तालिबान से कर दी। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के मुस्लिम नेता भी नोमानी को जवाब दे रहे हैं। तालिबान अगर अपने देश में औरतों के लिए किसी लिबास को ज़रूरी करार देते हैं तो आप और हम सब मिलकर उसका विरोध करते हैं। मगर हमारे देश में एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर एक महिला को उसकी मर्जी का लिबास पहनने की इजाज़त नहीं देता, ज़बरदस्ती उसके चेहरे को खोलता है और किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को ये समझना चाहिए कि नीतीश कुमार एक सेकुलर लीडर हैं और पिछले 20 सालों से जितना काम उन्होंने किया है और जिस इंसाफ के साथ तरक्की की है और रोज़गार के मामले में, मुसलमानों के साथ इंसाफ के मामले में जो काम किया उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साजिशें कर रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार को की छवि को ख़राब किया जाए। देश के अलग अलग 3 शहरों के थानों में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत भी दी गई है। हिजाब मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस विवाद ने 3 दिन में देश और दुनिया में क्या रंग ले लिया है, उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। यूपी में नीतीश कुमार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता पोस्टर लगाकर निशाना साधते दिखे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में पीडीपी की महिलाओं ने प्रदर्शन किया, नीतीश से माफी की मांग की। कल एक खबर आई कि पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार को धमकी दी है, जिसके बाद बिहार पुलिस ने जांच की टीम बनाई है। इस पूरे विवाद में गीतकार जावेद अख्तर भी अब कूद पड़े हैं। सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो चेहरा ढकने की प्रथा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने मौजूदा विवाद पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मुझे जानने वालों को पता है मैं पर्दा प्रथा के कितना खिलाफ हूं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ जो किया उसे स्वीकार कर लूं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। नीतीश कुमार को महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इसके पहले बुर्का को लेकर एक बुर्का लगाई हुई महिला को ही वो समझाते हुए बताते हैं कि बुर्का या फिर हिजाब क्यों पहनना, चेहरा ढकने की इजाजत कौन देता है और ऐसा ढक कर क्या अपनी किसी कमी को छिपाना चाहते हैं। पहले उनका बयान कुछ और था, लेकिन इस मामले में वो कुछ और बोल रहे हैं। फिलहाल मसला हिजाब का है। विवाद राजनीतिक रूप से मजहबी रंग ले चुका है, लिहाजा समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रही हैं। यहां तक कि उनके इस्तीफे की भी मांग होने लगी है। जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पर समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। बात हिजाब की नहीं है, बात यह है कि कोई भी महिला उनको अपने उनका अधिकार है वो अपना आंचल किसी भी तरीके से ले और उसको खींचने का अधिकार किसी को नहीं है। मंत्री जी अगर स्वस्थ है तो वो माफ़ी मांगे और अगर स्वस्थ नहीं है तो ये और बड़ी चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति कैसा है इसका बुलेटिन जारी करना चाहिए, इस्तीफा दें। अगर इस तरीके का कांड हुआ है तो ये बिहार को कहीं न कहीं शर्मसार करने की बात है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिजाब विवाद की जब शुरुआत हुई तब सिर्फ नीतीश किरदार थे। अब नीतीश कुमार के साथ कुल 4 किरदार इस एपिसोड में आ गए हैं। इनके खिलाफ विपक्ष आक्रामक है और मोर्चा खोलकर मामले को काफी आगे बढ़ा चुका है। अब जरा इन चारों किरदारों से आपको रूबरू करा देते हैं। पहले तो खुद सीएम नीतीश कुमार है, जिन्होंने हिजाब खींचा। दूसरा यूपी के मंत्री संजय निषाद, जिन्होंने नीतीश का बचाव करते हुए आपत्तिजनक बातें बोली। संजय निषाद ने जो कहा वो टीवी पर दिखाया और सुनाया भी नहीं जा सकता। आपत्तिजनक बयान है। हालांकि अब उन्होंने इस पर माफी भी मांग ली है। तीसरे किरदार गिरिराज सिंह है, जिन्होंने कहा कि भारत इस्लामिक देश नहीं है, इसीलिए चेहरा तो दिखाना ही होगा। जबकि चौथे किरदार बिहार में बीजेपी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर, जिन्होंने हिजाब बैन करने की मांग कर डाली है। इन चारों की वजह से हिजाब का विवाद राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुका है। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के पूर्व सांसद
इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र की एक सभा में हिजाब विवाद को लेकर नीतीश कुमार और यूपी के मंत्री संजय निषाद को धमकी दी है। इम्तियाज जलील का जवाब सुन, तू उत्तर प्रदेश का मंत्री होगा, अगर तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे, अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। राजनीतिक विवाद अपनी जगह, सियासत में शब्दों की मर्यादा का पालन हर किसी को करना चाहिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, क्योंकि विवादित बयान मामले को ठंडा नहीं करते बल्कि आग को और हवा कर देते हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में है नुसरत प्रवीण नाम की महिला डॉक्टर। 15 दिसंबर को जब नुसरत का वीडियो वायरल हुआ और नीतीश कुमार को घेरा जाने लगा, तब अगले ही दिन यानी 16 दिसंबर को नुसरत अपने परिवार के पास कोलकाता चली गईं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि नुसरत इस पूरे घटना से परेशान है, लिहाजा वो अपने घर वालों के पास जा चुकी हैं। नुसरत नौकरी ज्वाइन करेंगी या नहीं, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि नुसरत अभी मीडिया की पहुंच से दूर हैं। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि नुसरत नौकरी अब नहीं ज्वाइन करेंगी। आज इस बारे में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी नहीं होने का हवाला दिया। मुझ तक कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदैव हम सब लोगों ने मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया है, सदैव महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। नीतीश कुमार की जो तस्वीरें आपने देखी, मंच पर हिजाब हटाया, उसको लेकर विपक्ष उनको घेर रहा है। बात बिल्कुल सही है, उनका तरीका हो सकता है कई लोगों को ठीक नहीं लगे, लेकिन उनके बचाव में उतरे लोग कह रहे हैं कि नीतीश की मंशा और नियत पर सवाल उठाना कतई ठीक नहीं है। एक डॉक्टर बेटी को वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि चेहरा छिपाकर डॉक्टरी तो नहीं की जा सकती। हम भी यही कहना चाहेंगे कि तरीका भले ही ठीक नहीं हो, लेकिन चेहरा ढकने, इस तरह से हिजाब लगाने और पर्दा प्रथा का विरोध होना चाहिए, क्योंकि जब आप सार्वजनिक जीवन में किसी सरकारी नौकरी या किसी भी दफ्तर में जाते हैं तो वहां पर इस तरह की इजाजत नहीं दी जाती है। कई दफ्तरों को आप उठाकर देख लें जहां पर इसे बैन किया गया है। हर जगह तस्वीर एक जैसी ही होनी चाहिए। वैसे आपको ये भी बताते चले, कट्टर मुस्लिम देशों में भी हिजाब को लेकर बदलाव की आवाज उठ चुकी है, आवाज उठती रही है। ईरान में 3 साल पहले साल 2022 में हिजाब के खिलाफ आंदोलन हुआ था, जिसे हिजाब क्रांति के तौर पर याद किया जाता है। हिजाब पहनने से इनकार करने वाली एक मुस्लिम लड़की महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में लड़कियों का गुस्सा भड़का था, जिसके बाद दुनिया के कई देश उसके समर्थन में उतर आए। उस साल हिजाब नहीं पहनने के समर्थन में जो आंदोलन हुआ, उसमें 100 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों की जान चली गई थी। असल में हिजाब को लेकर कई देशों में सख्त नियम है। ईरान, अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य है। हिजाब का इस्तेमाल शरीर के कुछ हिस्सों को ढकने में किया जाता है। हिजाब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्दा या पर्दा करना। आमतौर पर मुस्लिम महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। इस्लाम में हिजाब को शालीनता, पहचान और सम्मान से जोड़ा जाता है। वैसे दुनिया के कई देशों में हिजाब से चेहरा ढकने पर रोक भी लगा दी गई है। फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जहां सार्वजनिक जगहों पर हिजाब से चेहरा नहीं ढक सकते। सार्वजनिक जगहों पर हिजाब की रोक का कानून बेल्जियम में साल 2011 से लागू है। नीदरलैंड्स में भी आप सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनकर नहीं जा सकते। ऑस्ट्रिया में भी साल 2017 से स्कूलों, अदालतों में हिजाब पर रोक है। नॉर्वे में साल 2018 से शिक्षण संस्थानों में हिजाब से चेहरा ढकने पर रोक है। रूस और स्पेन के भी कुछ शहरों में हिजाब से चेहरा ढकने के खिलाफ कानून है। और जहां तक अपने देश भारत का सवाल है, तो इससे पहले साल 2021 में हिजाब का विवाद हुआ था। तब कर्नाटका के एक स्कूल में हिजाब पहनने से छात्रा को रोका गया था। बाद में ये पूरा मामला कोर्ट भी पहुंचा और अब 4 साल बाद नीतीश कुमार की वजह से देश में हिजाब का मुद्दा फिर से तूल पकड़ चुका है। देश के अलग अलग शहरों में नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो वहीं कई लोग उनके समर्थन में भी आकर खड़े हो गए हैं, ये कहते हुए कि नीतीश कुमार ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। इस पर देश की राय अलग अलग बटी हुई है। और अब आज का जनहित मंत्र, रिश्तों में सिर्फ वहीं तक झुकना चाहिए जहां तक संबंधों में मान और मन में आत्मसम्मान बना रहे।
इसी के साथ जनहित में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।